बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मज़मून को कितने हिस्सों में बांटा जाता है। बच्चों, एक मज़मून को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा आगाज़ या तारुफ, दूसरा हिस्सा नफ्से मज़मून और तीसरा हिस्सा इख्तितामिया कहलाता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि हमें मज़मून लिखते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों, मज़मून नवीसी के लिए हमें बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। उसमें सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ मुताला या मुशाहिदा है। बच्चों, हमें चाहिए कि हम अपने फ़ारग औक़ात में मुख्तलिफ़ किताबों का मुताला करें, क्योंकि किताबों के मुताले से हमारी मालूमात में इजाफ़ा होता है और इस तरह हम एक मियारी मज़मून आसानी से लिख सकते हैं। बच्चों, मज़मून नवीसी के लिए दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ख़यालात को रब्त और तरतीब से लिखना है। बच्चों, हम जो भी हमारे पास किसी भी उन्वान से मुतल्लिक़ मालूमात या हमारे ख़यालात होते हैं, अगर हम उन्हें तरतीब से लिखते हैं तो इससे पढ़ने वाला ठीक मानों में मुस्तफ़ीद हो सकता है। हमें मज़मून लिखते वक्त रब्त, तरतीब और तसलसल का ख्याल रखना होता है। अगर हम रब्त, तरतीब और तसलसल का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे मज़मून की हैसियत लफ्ज़ों के एक ढेर के सिवा कुछ ना होगी। यहाँ मैं आपको कायद-ए-आज़म की मिसाल दूंगी कि अगर हम कायद-ए-आज़म के बारे में मज़मून लिख रहे हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि हम उनकी वफ़ात के बारे में पहले और उनकी जद्दोजहद आज़ादी के बारे में बाद में लिखें। हमें एक तरतीब से और तसलसल से अपने मज़मून को लेके चलना है। सबसे पहले कायद-ए-आज़म की पैदाइश, फिर उन्होंने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आला तालीम के लिए कहाँ गए, उन्होंने कौन सा पेशा अख्तियार किया और उसके बाद हम उनकी जद्दोजहद आज़ादी के बारे में लिखेंगे और आखिर में हम उनकी वफ़ात का ज़िक्र करेंगे। तो इसी तरह जब भी हम किसी उन्वान पर मज़मून लिखेंगे, हमने तमाम वाक़यात में एक रब्त रखना है और तरतीब से उन्हें बयान करना है ताकि पढ़ने वाला उस मज़मून से ठीक मानों में फ़ायदा उठा सके। वो जो तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो सादा और आसान ज़बान का इस्तेमाल है। बच्चों, आपने मज़मून लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि आपने सादा और आसान अल्फाज का इस्तेमाल करना है ताकि मज़मून पढ़ने वाला उस मज़मून को आसानी से पढ़ और समझ सके। आपने मुश्किल अल्फाज के इस्तेमाल से परहेज़ करना है। इसी तरह बच्चों, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मज़मून लिखते वक्त आपने गैर ज़रूरी बातों से इज्तनाब करना है। बाज़ औक़ात जब हम गैर ज़रूरी बातें करते हैं जो हमारे उन्वान यानी टॉपिक से ताल्लुक़ नहीं रखती, तो इस तरह मज़मून जो है वो तवालत का शिकार हो जाता है, यानी मज़मून लंबा हो जाता है और पढ़ने वाला उससे बोर हो जाता है। इसलिए हमने ये ख्याल रखना है कि हमने जो भी लिखना है वो सादा और आसान अल्फाज में लिखना है और गैर ज़रूरी बातें हमने नहीं लिखनी। वह जो चौथी चीज़ जो मज़मून के नवीसी के लिए ज़रूरी है, वो रमूज़ व औक़ाफ़ का ख्याल रखना है। वह जो रमूज़ व औक़ाफ़ उन अलामतों को कहते हैं जो इबारत में इस्तेमाल की जाती हैं। वह जो इन अलामतों के इस्तेमाल से इबारत में हुस्न और ख़ूबसूरती पैदा होती है। इसलिए आपने जब भी मज़मून लिखना है तो आप जुमले के आखिर में ख़त्मा यानी फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। अगर जुमले के दरमियान आपको रुकना पड़े तो सब्ता यानी कॉमा हम इस्तेमाल करते हैं। किसी भी बात की वजाहत के लिए हम कोसैन का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो बात ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अगर मज़मून में हमने किसी का कोई कौल या हदीस या कोई भी कुरानी आयत लिखनी है तो वो हम वावेल यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। इसी तरह सवालिया निशान और फजाइया का इस्तेमाल भी हम मज़मून में करते हैं। वह जो रमूज़ व औक़ाफ़ के इस्तेमाल से आपकी इबारत में हुस्न और ख़ूबसूरती पैदा होती है, इसलिए आपने रमूज़ व औक़ाफ़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बच्चों, एक और चीज़ जो मज़मून लिखते वक्त हमने जिसका ख्याल रखना है कि हमने अपना मज़मून पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। बच्चों, जब हम पैराग्राफ की सूरत में मज़मून लिखते हैं तो मज़मून पढ़ने वाला उसको आसानी से पढ़ भी लेता है और जब मुख्तलिफ पैराग्राफ एक मज़मून के बन जाते हैं तो उससे तहरीर में भी हुस्न पैदा होता है।
और पढ़ने वाले को भी आसानी होती है। इसलिए हमने अपने मज़मून को मुख्तलिफ पैराग्राफ में बाँट कर लिखना है। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम किसी उन्वान पर मज़मून लिखते हैं, उसमें हम कुरान और हदीस का हवाला देना चाहते हैं, तो बच्चों अगर आपको किसी भी कुरानी आयत का तर्जुमा ठीक से याद है, तो आप उसे मज़मून में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपको किसी भी हदीस का मफ़हूम जो है वो ठीक से आता है तो लिखें। इसके अगर आप लोग कुरान और हदीस के हवाले देते हैं और आप ठीक से नहीं दे पाते, तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें आपको गुनाह हो रहा होता है। अगर हम किसी भी कुरान की आयत का इस्तेमाल करते हैं और हम उसका तर्जुमा गलत लिख रहे होते हैं, तो हमें गुनाह होता है। इसी तरह अगर हम किसी हदीस का मफ़हूम लिखते हैं और वो गलत लिखते हैं, तो हम गुनहगार हो जाते हैं। इसलिए हमें अगर कुरान और हदीस के हवाला जात देते हुए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमें वो ठीक से आता है तो तभी हम लिख सकते हैं मज़मून में। इसके अलावा हम मज़मून में अशआर का भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चों अगर आपको अशआर ठीक से याद हैं, आपको शायर का नाम भी ठीक से आता है, बाज़ औक़ात हम गालिब का शेर लिखते हैं तो मज़मून में लिखते हैं कि गालिब ने क्या खूब कहा है। इसी तरह जब हम अल्लामा इक़बाल का कोई शेर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि इक़बाल ने क्या खूब कहा है। तो इस तरह अगर हमें शायरों के नामों का भी ठीक से पता है और अशआर भी ठीक से याद हैं, तो आप लिखें, वरना दूसरी सूरत में आपके नंबर कट जाते हैं। तो हमने इन बातों का ख्याल रखना है कि हमने कुरान और हदीस का हवाला अगर हम दे रहे हैं और हमें अगर ठीक से याद है तो उस सूरत में देना है, वरना हमें गुनाह होता है। इसी तरह हमने शायर का नाम और इशार भी ठीक से याद करने हैं, वरना दूसरी सूरत में हमारे नंबर कट जाते हैं। बच्चों मुझे यकीन है कि ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, आप मज़मून लिखते वक्त इन सब बातों का ख्याल रखेंगे और इंशाल्लाह इन सब बातों के ज़रिए आप एक मियारी मज़मून लिख पाएंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।